देखिए हम यूनिट डायमेंशन चैप्टर में आपको ले चल रहे हैं। इसमें देखिए आगे आज क्या पढ़ाना है। तो यहाँ पे लिखा है एरिया, एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। जैसे तुमको बोलेगा शोरूम का एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हो। तो एरिया का कौन कौन सा मात्रा का था जो पूरे फिजिक्स 11 12 आगे भी तुमको काम आएगा। सबसे पहले तुमसे पूछेगा 1 मीटर स्क्वायर कहते किसको है। तो 1 मीटर स्क्वायर में होता है 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तुम याद रख लेना। इसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल सकता है। उधर 1 मीटर, आप देखो 1 किलोमीटर स्क्वायर कितने मिली के बराबर। मिल समझते हो, मिल नाम सुना होगा, माइल मिल। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 0.386 मिल स्क्वायर होता है। और 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना एकड़ होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 247 एकड़ होता है। डायरेक्ट यार, इससे किलोमीटर स्क्वायर को एकड़ में बदल सकते हो और एकड़ को किलोमीटर स्क्वायर में बदल सकते हो। 1 यूनिट को फॉर्मूला याद रहेगा तो दूसरे यूनिट में आराम से बदल सकते हैं। तो देखो आप तुमसे पूछे 1 एकड़ कहते किसको है। 1 एकड़ कहते किसको। 1 एकड़ में होता है 43,560 फुट स्क्वायर। 1 एकड़ में कितना स्क्वायर होता है, 43,560 फुट स्क्वायर। इसे एकड़ को फुट स्क्वायर में बदल सकते हो, फुट स्क्वायर को एकड़ में। 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 4047, ठीक है। और 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, 0.4047। अब देखो 1 हेक्टेयर कहते किसको है। 1 हेक्टेयर में होता है 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टेयर में होता है 2.47 एकड़। एक बार, कभी फिजिक्स में कभी बार में भी यूज होता है। एक बार का मतलब होता है 10 के पावर -8, सॉरी, एक बार का मतलब होता है 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर। समझा, इसको बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कोई चीज कितना जगह लिया वही वॉल्यूम कहलाता है। देखो तो मीटर का क्यूब क्यों किया पता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर और चौड़ाई भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 बार मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब किसको बोलते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में होता है 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो खूब यूज होता है, ये भी आया है, इसको दिमाग में बैठा लो। केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी खूब इस्तेमाल होता है, इतना पूरा यहाँ तक काफी इस्तेमाल होता है। अभी एक चैप्टर पढ़ाना बाकी है केमिस्ट्री में, फिजिकल में पढ़ाएंगे, मोल कंसेप्ट, उसमें भी खूब होता है। 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बता सकते हो। 1 मीटर क्यूब, देखो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसे को सीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुमसे कोई पूछ देगा बताओ 1 मीटर क्यूब में कितना सीसी, 10 के पावर 6 सीसी। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, 10 के पावर 3 लीटर, यानी 1000 लीटर। 1 मीटर, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट फॉर्म में सीसी बोलते हैं। ये जो है ना वही चीज इसको, हाँ 1 मीटर क्यूब में कितना फुट क्यूब होता है, 35.31। अब देखिए तुमको कभी लिखा रहेगा GAL, GAL का मतलब होता है गैलन। क्या होता है, तुमसे बोलेगा 1 गैलन। 1 गैलन में देखो 2 जगह, देखो एक देश है USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक देश है UK, यूनाइटेड किंगडम। नहीं तुमको कोई आदमी जाता है बाहर कमाने तो कहता हम गए हैं USA, कोई बोलता सऊदी अरबिया हम गए, कोई बोलता हम UK गए हुए। तो अगर USA में देखा जाए तो 1 गैलन किसको बोलते हैं USA में। USA में 1 गैलन का मतलब होता है 3.786 लीटर। और यही UK में बदल जाता है। UK में 1 गैलन का मतलब होता है 4.54 लीटर। हाँ देखो डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। देखो डेंसिटी बराबर होता है, फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। मास का मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम का मतलब आयतन। इसी का जो रेशियो होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसी को घनत्व बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। देखो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसलिए लिखा देखो यही है ना, किलोग्राम पर मीटर। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कहते किसको है। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 10 के पावर -3 कितना होता है। और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम पर लीटर होता है, 10 के पावर -3। तो इसके साथ ये भी खत्म। अब देखिए स्पीड, स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। देखो ये जो चैप्टर अभी चल रहा है इसके बाद पढ़ाएंगे वेक्टर चैप्टर। और वेक्टर चैप्टर खत्म होने के बाद यही चैप्टर पढ़ाएंगे स्पीड वाला, मोशन इन स्टेशन। उसमें तुमको ये काम आएगा, अब जो स्टार्ट होगा उसके बाद वाला चैप्टर में ये सब काम आएगा। तो देखो उसमें तुमको पढ़ाएंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को, देखो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो ये फार्मूला याद रहेगा, वहां पर सवाल बनाने में तुमको इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा। 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होता है, 5/18। कितना होता है जी, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.2778 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मील पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा,
0.6215, जिसमें ये वाला फार्मूला खूब इस्तेमाल होगा। यहाँ वाला सवाल बनाने में तुमको एक काम आएगा। देखो आगे, 1 मील पर आवर कहते किसको, यहाँ जो लिखा हुआ है 1 मील पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड हुआ, 0.4470। 1 मील पर आवर में कितना किलोमीटर पर आवर होता है, 1.609। 1 मील पर आवर में कितना फुट पर सेकंड होता है, 1.467। अब देखो यहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदले, अब इसका उल्टा कर दो, मीटर पर सेकंड में पूछो कितना किलोमीटर थे, उल्टा नहीं हो जाएगा, ये 5/18 क्या हो जाएगा, 5/18 18/5। तो देखो यहाँ लिखा है ना 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी ये इसी को तुम सॉल्व करोगे 18/5, इसका मान कितना आता है 3.6, कितना आता है, यानी 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होगा, 3.6 किलोमीटर आवर, या इस 1 मीटर पर सेकंड में 2.24 मील पर आवर। अब हम बात करते हैं एसिलेशन का। एसिलेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ओए एसिलेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। जैसे देखो तुमको फिजिक्स में आ जाएगा स्मॉल जी, फिजिक्स में क्या आ जाएगा, स्मॉल जी। स्मॉल जी कभी भी लिखा रहेगा ना, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में काम आएगा, अभी उसमें आने में समय लगेगा, समझा। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, गुरुत्वाकर्षण, उसमें तुमको ये स्मॉल जी आएगा काम, तुमको वहां बताया जाएगा कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भी तुमको पता है ना, त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला चैप्टर में सब काम आएगा। देखो एक्सेलरेशन तुम 9वां क्लास में पढ़ा होगा, A=v/t, नोमा का किताब निकालोगे तो मिल जाएगा फार्मूला। A=v/t, त्वरण बराबर वेग बटा समय। ये जो वेग है ना, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये जो टर्म है इसका भी सेकंड, तो देखो नीचे में आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये जो स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी का मान हमेशा याद रखो। स्मॉल जी का मान क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस यूनिट में, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में। इसको लगभग कितना मान लिया जाता है पता है, इसका मान लगभग मान लिया जाता है 10 के बराबर। कितना माना जाता है, 10 के बराबर। 1 मिनट सर को कुछ बोल देता है, क्योंकि तुम्हारा इधर पढ़ाई चल। देखो इधर, तो यहाँ पे देखो स्मॉल जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस यूनिट में। जब सवाल बनाते हैं ना, सवाल जब बनाएंगे इस पे, तो स्मॉल जी का मान ये नहीं लेंगे 9.8, ये तो इससे थोड़ा आंसर थोड़ा तो देरी से आता है, डायरेक्ट ले लेंगे 10। क्या ले लेते हैं, सवाल बनाने में जी का मान क्या ले लेते हैं, 10। क्या ले लेते हैं, 9.8 को लगभग मान लेते हैं कि 10 के बराबर है। ये दोनों याद रखना। आगे देखो, इसी स्मॉल जी का मान अगर सीजीएस यूनिट में कहेंगे तो कितना होता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी स्मॉल जी का मान अगर एफपीएस यूनिट में कहेंगे तो कितना होता है, 32 फुट पर सेकंड। ये तीनों काम देगा, ये तीनों काम देगा। आगे आने वाले चैप्टर जो है उस सब में ये आएगा। फिर से बता रहे, देखो स्मॉल जी का मान क्या होगा एमकेएस यूनिट में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल बनाने में लगभग कितना लेते हैं, 10। इसका जो है सीजीएस यूनिट में कितना होता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एफपीएस यूनिट में कितना होता है, 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इसका 10 ले लेते हैं। आगे देखो एंगल एंड एंगुलर स्पीड। एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, एंगुलर स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले देखो तुमको पता है फिजिक्स का पहला चैप्टर जो यहाँ पढ़ाया गया था, वहाँ पर तुमको बताया गया था कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो तुमको पूछेगा 1 रेडियन में कितना डिग्री। पाई रेडियन में 180 डिग्री, पहला फार्मूला। 1 रेडियन में होता क्या होगा, 180 डिग्री बाय पाई रेडियन। देखो 1 रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन। इसको जब सॉल्व किया जाता है ना, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 180 ऐसे ही रहने दो। पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, तो यहाँ पे तुम 22/7 डाल को तब करोगे ना तो इतना आएगा 57.30 डिग्री। कितना आएगा, तो इसलिए लोग बोल देता है कि 1 रेडियन में 57.30 डिग्री। एक बार हम टेस्ट लिए थे ना, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछे थे कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, ये वाला आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले। आगे देखो 1 डिग्री कहते किसको है, तो 1 डिग्री में देखो 1.745 × 10⁻² रेडियन, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। ये सब पढ़ा दिया गया पहले। 1 डिग्री में कितना रिवोल्यूशन, 1/360। 1 रिवोल्यूशन में कितना डिग्री, अगर मान लो एक कोई चक्कर काटता है पूरा तो कितना घूमता है, कितना कोण घूमता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मान 2 पाई रेडियन होता है। तुम ही सोचो, देखो जब 180 डिग्री है पाई रेडियन, तो 180 का दुगुना 360 होता है, तो 360 2 पाई नहीं होगा, है ना। 180 पाई है, 180 का दुगुना 360 होता है, 360 कितना पाई होगा, 2 पाई। 180 का दुगुना 360 होता है, 180 1 पाई, तो 360 कितना पाई, 2 पाई। 360 कहाँ गया, देखो 2 पाई। समझ में आ रहा। आगे देखो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। इसको बच्चों को पता है। 1 रिवोल्यूशन पर मिनट में कितना रेडियन पर सेकंड होता है,
047 या 0.1 रेडियन पर सेकेंड। एक रेडियन पर सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन पर मिनट होता है? 9.549। देखो अब अगला है फोर्स। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। देखो इसका कौन कौन सा यूनिट है? सब फोर्स का सही मात्रक पहले ही पता, न्यूटन होता है। एक न्यूटन में कितना डायन होता है? 10 के पावर 5। एक न्यूटन में कितना पौंडल होता है? 7.23। उसके बाद देखो 1 किलोग्राम वेट बराबर कितना ग्राम फोर्स होता है? 1 kg फोर्स। और 1 किलोग्राम वेट या 1 kg फोर्स किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। ये न्यूटन लॉ चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सब आएगा। फिर 1 ग्राम वेट बराबर कितना ग्राम फोर्स? 1 ग्राम फोर्स। और 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स कितना डायन के बराबर होता है? 980 डायन। ये भी वहाँ पे आएगा। एलबी का मतलब पौंड, ये पहले बता चुके। 1 पौंड वेट जो होता है किसके बराबर होता है? 1 पौंड फोर्स के। और 1 पौंड वेट या 1 पौंड फोर्स किसके कितना पौंडल के बराबर होता है? 32 पौंडल। उसका देखो ये फोर्स का प्रेशर, प्रेशर को हिंदी में दाब बोलते हैं। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का सही मतलब क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पीए। पीए का मतलब होता है पास्कल। देखो 1 पास्कल, अभी पूछ रहा है कि 1 पास्कल किसको बोलते हैं? देखिए इसके बराबर 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 पास्कल कितना डायन सेंटीमीटर पर स्क्वायर के बराबर? 10। 1 पास्कल में 10 डायन सेंटीमीटर पर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर। और देखो ये जो बार है ये भी प्रेशर का यूनिट होता है। एक बार में कितना पास्कल होता है? 10 के पावर 5। एक बार में कितना डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर? 10 के पावर 6। एटीएम, एटीएम भी प्रेशर का यूनिट होता है। ये जितना भी लिख रहे हैं काफी इंपोर्टेंट है, ये भी है, इसलिए इंपोर्टेंट है कि फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। ये पूरा चीज फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो देखो एक एटीएम जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है। एक एटीएम में कितना बार होता है? 1.01325। डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एक एटीएम में कितना पास्कल? 1.01225 पास्कल। और एक एटीएम में कितना डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर? 1.010 डायन पर। एक एटीएम जो है अगर मरकरी कलम में चले तो कितना मिलीमीटर चलेगा? 60 mm बराबर होता है। अब देखो वर्क, वर्क का यूनिट, वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। सॉरी, वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? और एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर भी है 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे सारा यूनिट काम आएगा। यहाँ तक वर्क एनर्जी में इतना आएगा। और उसी में एक और है टॉपिक पावर। तो वर्क एनर्जी पावर एक ही चैप्टर है तुमको। वर्क एनर्जी पावर एक 11th क्लास में चैप्टर है जो हमको पढ़ना है इसी बार। उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का यूनिट काम देगा फिजिक्स में, इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तुमको पहले से पता रहेगा तो वहां पर काम आएगा। देखो 1 जूल जो होता है, जूल पता है ना? वर्क और एनर्जी का ऐसा ही मात्रक होता है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10 के पावर 7 अर्घ। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.239। 1 कैलोरी कहते किसको है? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। ये तो खूब इस्तेमाल होता है। 1 कैलोरी मतलब कितना जूल? 4.186। ये 11वीं में खाली काम नहीं आएगा, सब चीज 12वीं में भी काम देगा, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। तो ये सब याद करना बहुत जरूरी है। 1-2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। देखो एक ये भी आता खूब, ईवी। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? तुमसे पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। KWS का मतलब होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में mg का मतलब होता है मेगा जूल। मेगा का मतलब समझा दिए, मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट आवर में 860 किलो कैलोरी। 1 एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। 1 एमयू में 1 एमयू में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? 931। 1 एमयू में कितना जूल? 1.419 × 10⁻10 जूल। अब देखो बीटीयू, बीटीयू का पूरा नाम होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बी से ब्रिटिश, टी से थर्मल, यू से यूनिट। 1 बीटीयू मतलब 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितना जूल होता है? 1055 जूल। ये था तुमको वर्क एनर्जी। उसी चैप्टर में जब पढ़ाएंगे पावर, पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वहां पे तुमको पढ़ाएंगे 1 हॉर्स पावर। ये तुम नोमा में भी पढ़ा होगा। HP 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 745.7 वाट। इसी को लगभग कितना मान लेते हैं? 746 वाट। इतना होता है 745.7, लेकिन क्वेश्चन बनाने में हम 746 लेते हैं। ये खूब नोमा क्लास में बच्चा को याद रहता है। आगे देखो 1 वाट में कितना जूल पर सेकंड होता है? 1 वाट बराबर होगा 1 जूल पर सेकंड। समझ में आ रहा है? देखो 1 कैलोरी पर सेकंड में कितना वाट होगा? 4.186 वाट होगा। तो इसके साथ ये खत्म। अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर का हिंदी होता है तापमान। टेम्परेचर का हिंदी क्या होता है? तापमान। जैसे देखो तुमसे पूछेगा 3 तरह का स्केल होता है। एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है केल्विन स्केल, एक होता है फारेनहाइट स्केल। जैसे हम लोग बुखार मापते हैं ना, तो बुखार में जो कहता है 99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है। ज्यादा बुखार हो जाता है 102 डिग्री तक भी पहुंच जाता है।
टाइफाइड सब जो होता है बीमारी, मलेरिया सब, उसमें काफी बुखार गर्म हो जाता है पूरा, समझ रहा। तो अगर तुमको 3 तरह का स्केल है, ये फार्मूला जो लिखे हैं ना 4 गो, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में। अगर तुमको परीक्षा में, देखो एक एग्जाम्पल से समझा रहे सब, अगर परीक्षा में तुमको टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, किस में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, और तुमको बोलेगा बताओ केल्विन में कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ देंगे, 273, कितना जोड़ेंगे, डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ दोगे तो किस में आ जाएगा, केल्विन में। केल्विन के बारे में पता है, केल्विन ऐसा ही मात्रक होता है तापमान का। देखो जैसे तुमको लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस, देखो कुछ 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, देखो लिखा कैसा क्वेश्चन आता है, नॉर्मल हो गया होगा, इसको बोल रहा है बताइए ये केल्विन में कितना होगा। डिग्री सेल्सियस में दिया पूछा केल्विन में, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, तो देखो 25 में 273 जोड़ो, 273 प्लस 25 कितना होगा, जोड़ो मन में, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करो ना। 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 298 केल्विन। देखो ये देखो अभी था डिग्री सेल्सियस में, आप किस में बदल गया, केल्विन में। अब तुमको कुछ अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा केल्विन में बदलना, तो इसमें 273 जोड़ देंगे। परीक्षा में उल्टा पूछ लिया, अगर केल्विन में दे दिया बोलेगा बताओ डिग्री में सेल्सियस में कितना होगा। जैसे देखो हाँ 373 केल्विन दिया है, 373 केल्विन, इसको बोलेगा बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो देखो ये वाला सेकंड फार्मूला, केल्विन में दिया रहेगा तो 273 घटा देंगे, 373 में से 273 घटाओ कितना होगा, 100, 373 में से 273 घटाओ कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गया, समझ रहा। और वो तीसरा फार्मूला देखो, अगर तुमको फार्मूला में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, उसको बोलेगा डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 5/9 गुना डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो तुमसे बोलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर दिया है, उसको बोलेगा सेल्सियस में बदलो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया ना, बोला सेल्सियस में, ये 32 यहाँ पे डाल देंगे, ये जो है ना ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके जगह 32 डाल देंगे। देखो ऐसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 5/9, ये फार्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना डाल देंगे, 32, समझ में आ रहा। और क्या है आगे, -32। हाँ तुम इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। अगर उल्टा पूछ ले, अगर सेल्सियस में दिया रहे फ़ारेनहाइट में बदल लेता तो तुम इससे ही बदल सकते हो, यहाँ पे सेल्सियस पर डाल लो, यहाँ से एफ निकाल लो। इसको तुम निकालने में बहुत बार लोग गलती कर देगा, इसलिए इस फार्मूला को उलट के बनाया। देखो तुम ही सोचो, देखो ये फार्मूला था, इस 9 को इधर ले जाओ, इस 9 को इधर ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ, 9 को इधर ले जाओ, 5 को ऐसे ला, 9 को इधर लो, 5 को, तो 9/5। हाँ किससे गुना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से, 9 डिग्री सेल्सियस। हाँ -32 को इधर ले जाओ तो +32, हाँ किसके बराबर हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसी फार्मूला को इसे लिखा गया। अगर परीक्षा में तुमको सेल्सियस में दिया तो सेल्सियस यहाँ डाल दो, 9/5 से गुना करके 32 जोड़ दो, किस में आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में, समझ आ रहा। देखो यहाँ पे हम पिछले क्लास में यूनिट कन्वर्सन बता रहे थे, इसमें फिजिक्स में देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक चैप्टर आएगा, अभी आज जितना भी बोर्ड पे लिखे है ना सब लगभग 12वीं क्लास का है। जितना भी बोर्ड पे लिखे ना सब तुमको 1 साल बाद पढ़ना है, 12th क्लास में जब जाओगे तो 12वीं में जब जाओगे तो फिजिक्स में चैप्टर में आएगा, तो काफी इंपोर्टेंट है। देखो ये ध्यान से, ओके 12वीं क्लास में जब जाओगे तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट। क्या पढ़ाया जाएगा, 12वीं क्लास में कोई भी टीचर तुमको पढ़ाएंगे फिजिक्स में तो सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट। तो जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे तो उसमें ये फार्मूला सब खूब आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है उनको बताया जाएगा कि 2 तरह के चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक जैसा होता है इसलिए दूसरे को दूर भगाता है, निगेटिव चार्ज एक जैसा होता है एक दूसरे को दूर भगाता है, प्लस माइनस एक जैसा अपोजिट होता है एक दूसरे को पास लाता है, तो पहले ही बताया गया है। और चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको कहते हैं कोलम्बियन फोर्स। क्या बोलते हैं, कोलम्बियन फोर्स, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको। और यहाँ पे एक लॉ आएगा क्लास 12 क्लास में जिसको तुमको बोला जाएगा कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ाया जाएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैट तुम पढ़ोगे 12वीं क्लास में, वहां पे एक सर पढ़ाएंगे तुमको, एक लॉ आएगा उसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो ये सब याद रखे। वहां पे एक फार्मूला आएगा 1 एम्पियर। देखो तुमसे पूछेगा 1 एम्पियर किसको कहते हैं, पहले एम्पियर क्या होता है। देखो तुमको देखो करंट जब भी बोला जाएगा ना वहां पढ़ाया जाएगा करंट बराबर होता है चार्ज बट्टा टाइम, आवेश बट्टा समय। समझ में आ रहा है ना। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय। 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर सेकंड किसका यूनिट होता है, एम्पियर का। किसका यूनिट होता है, ये 10th में भी तुम पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ोगे। 1 एम्पियर कहते किसको है, तो 1 एम्पियर में कितना स्टेट एम्पियर होता है। देखो
1 एम्पियर में 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट एम्पियर होता है। इसी स्टेट एम्पियर को ईएसयू ऑफ करंट भी बोलते हैं। 1 एम्पियर में 0.1 एबी एम्पियर होता है, इसको ईएमयू ऑफ करंट बोलते हैं। सब बस डायरेक्ट याद रखना। अब अगला देखो, 12वीं में फिजिक्स में एक और चैप्टर पढ़ोगे लास्ट में जब फिजिक्स खत्म होता है 12वीं का, मॉडर्न फिजिक्स का है। ये सब चैप्टर सब बहुत फेमस है। जब 12वीं में जाओगे तो टीचर तुमको नाम बताएगा। पहले शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट के बाद दूसरा चैप्टर होता है कैपेसिटर, और लास्ट में एक ऐसा यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम है? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 5 चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर फिजिक्स का 12वीं का। काफी क्वेश्चन आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-10 तो 15-15 तो क्वेश्चन उससे आता है। तो जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पे टीचर तुमको पढ़ाएगा रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ाएगा? और इसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे। रेडियो एक्टिविटी में तुमको बताएगा बीक्यू, वहां पे बताएगा बीक्यू का मतलब होता है बैकरल। क्या नाम होता है? बैकरल। तुमसे पूछेगा एक बैकरल किसको कहते हैं? एक बैकरल में कितना डीपीएस होता है? डीपीएस की क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये बस नाम याद रखो, डिटेल्स में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। डीपीएस का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डीपीएस का अपना नाम क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो एक बैकरल में कितना डीपीएस होता है? 1 डीपीएस। यानी बैकरल और डीपीएस दोनों बराबर है। एक बैकरल बोले या 1 डीपीएस बोले, दोनों एक ही चीज है। अब देखो सीआई, सीआई जब शब्द आता है ना, ये भी 12th क्लास में आएगा। क्यूडी, सो क्या बोलते हैं? एक क्यूडी मतलब क्या होता है? एक क्यूरी में 3.7 गुना 10 के पावर 10 डीपीएस। या एक क्यूरी में कितना बैकरल होता है? एक क्यूरी में 3.7 गुना 10 के पावर 10 बैकरल। एक क्यूरी में कितना रदरफोर्ड होता है? यहाँ पे आरडी साइलेंट, आरडी जो है इसको बोलते हैं रदरफोर्ड। एक क्यूरी में 3.7 गुना 10 के पावर 4 रदरफोर्ड। ये सब 12th क्लास का ही फॉर्मूला सर। आगे देखो, अगला है, आप तुम्हारे मन में आएगा सर ये रदरफोर्ड क्या होता है? अभी जो यहाँ पे आरडी लिखे हैं, तो देखो ये जो आरडी लिखे हैं जिसको हम रदरफोर्ड बोलते हैं, एक रदरफोर्ड में 10 के पावर 6 डीपीएस होता है। या एक तुमको पता है ना, डीपीएस जो डीपीएस है वही बीक्यू है। एक डीपीएस 1 बीक्यू, यानी 10 के पावर 6 डीपीएस कितना बीक्यू के बराबर होगा? 10 के पावर 6 बीक्यू। यानी एक रदरफोर्ड में 10 के पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, या एक रदरफोर्ड किसको बोलते हैं? 10 के पावर 6 बैकरल के बराबर होता है। ये सब 12th क्लास का। और देखो कुछ अदर्स फार्मूला, वेबर, देखो ये भी 12th में आता है। 12th में एक और चैप्टर पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ना है जी? 12th क्लास में चैप्टर पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो 10वां में तुम पढ़ा था। देखो 10वां में जितने भी चैप्टर पढ़े हो ना फिजिक्स में, वो सब फिर 12वीं में आएगा। 10वां में तुम फिजिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़ो सब किसमें आएगा? 12वीं में। 10वां का बोर्ड दियो तो 12वीं में भी बोर्ड दोगे। 9वां में बोर्ड नहीं दियो तो 11वीं में बोर्ड नहीं दोगे। बस समझना रहे, दोनों में रिलेशन होता है। तो वहां भी ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे बताएगा एक वेबर क्या होता है, पूछता है परीक्षा में। 12वीं का बोर्ड दोगे ना तो इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि एक वेबर किसमें कितना मैक्सवेल होता है। एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है? 10 के पावर 8। एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल? 10 के पावर 8। डायरेक्ट याद रखो। ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में फार्मूला यूज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। एक टेस्ला, इसको लोग तसला भी बोलता है, तसला पानी भरने वाला, तसला समझता है ना। वहां पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो वहां पे आएगा टेस्ला। टीचर बोलेगा टी जहां लिखा रहता है उसको बोलते हैं टेस्ला। एक टेस्ला में कितना वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है? एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला बराबर कितना वेबर पर मीटर स्क्वायर? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक टेस्ला में कितना गॉस होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस। एक टेस्ला बराबर कितना गॉस? 10 के पावर 4 गॉस। और ये जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 ऑस्टेट। एक ऑस्टेट में कितना एम्पियर पर मीटर होता है? 79.554 एम्पियर पर मीटर। इसका इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। आगे देखो पॉइजली, ये भी फॉर्मूला आता है आगे वहां पे। पॉइजली, एक पॉइजली किसको बोलते हैं? पॉइजली का मतलब होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। एक पॉइजली बराबर होता है 10 पॉइज। एक पॉइजली में कितना पॉइज? 10 पॉइज। और इसी पॉइज का यूनिट होता है डायन सेकंड या पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ आता है? विस्कोसिटी में। ये तो 11वीं में आ जाएगा। विस्कोसिटी एक चैप्टर है 11वीं क्लास में। फिजिक्स जब सबसे खत्म होता है 11वीं क्लास में, सबसे लास्ट चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या पढ़ाया जाएगा? तो वहीं पे पढ़ा जाएगा विस्कोसिटी। वहां पे ये फार्मूला आएगा। आगे देखिए स्पीड ऑफ लाइट, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो, 10वां में भी पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ा होगा। प्रकाश का चाल कितना होता है सबको पता रहता है। प्रकाश का चाल को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है। 1 सेकंड में लाइट कितना स्पीड चल जाता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर। 1 सेकंड कितना कम समय होता है, इसमें इतना चल जाता है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्पीड। एलिमेंट्री चार्ज, देखो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, जब भी तुमको बोलेगा स्मॉल ई, कहीं भी लिखा रहेगा स्मॉल ई, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, उस स्मॉल ई का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज। क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? तो एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका मतलब कितना होता है? ये दिमाग में बैठा लो, बहुत बार आएगा।
1.60 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये काफी आएगा। देखो ये बार बार आएगा, ये भी बार बार आएगा। एलिमेंट्री चार्ज का मान कितना होता है 1.60 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद जो भी लिख रहे हैं वो बार बार आएगा। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ये फार्मूला हम लिखा चुके हैं तुमको यूनिट डायमेंशन में, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कैपिटल जी बोलते हैं, लिखा है कॉपी चेक कर लेना। कैपिटल जी का मान कितना लेते हैं 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तुमको से एक सवाल बनवा रहे थे ना, तो वहां पे इसका इस्तेमाल हुआ था। आगे देखो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। इसका तो केमिस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है और फिजिक्स में। केमिस्ट्री में कहाँ आता है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, काफी बड़ा चैप्टर है। और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, सेम चैप्टर फिजिक्स में ही पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में तुमको वहां पे आएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान सब बच्चा को याद रहता है जो 11-12 क्लास पढ़ लेता है। कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान कितना होता है 8.31 पर जूल पर मोल केल्विन। क्या बोलेंगे इसको 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये कैपिटल आर का मान होता है। कैपिटल आर कहते हैं किसको है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझ में आ रहा? अब अगला लास्ट देखो इधर, एवोगाड्रो कांस्टेंट तुमको बोलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह आता है। मोल कांस्टेंट में पढ़ाएंगे जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान कितना होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.02 गुना 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स पर मोल। ये तुमको मोल कांस्टेंट में पढ़ा जाएगा। आगे देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 11th क्लास में भी आएगा, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मान कितना होता है अभी से मान याद रखोगे तो आगे काम देगा। 1.38 गुना 10 के पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। तुमसे बोलेगा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान कितना होता है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं 5.67 गुना 10 के पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, केल्विन के पावर 4। समझ में आ रहा है? ये भी 11th में आएगा। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, देखो एसटीपी का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है कितना होता है 22.4 लीटर। कितना होता है 22.4 लीटर पर मोल। अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी खूब आता है। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको स्मॉल एस रिप्रेजेंट किया, इसका मान कितना होता है पहले भी लिखा चुके हैं 6.62 गुना 10 के पावर 34 जूल सेकेंड। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखा रहे थे ना तुमको केमिस्ट्री में OAM H वहां पे यही लिखा थे। आगे देखो ये तो खूब आता है। देखो तुमसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन जिसको एमई से रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी। याद रख लो काम आएगा काफी। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी। तुमसे बोलेगा प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुना 10 के पावर 27 केजी। ये भी याद रख लो। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.68 गुना 10 के पावर 27 केजी। देखो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी। प्रोटॉन का तो 1.67 गुना 10 के पावर 27 केजी। और देखो दोनों का एक ही होता है, बस हल्का फर्क होता है। देखो यहाँ पे 1.67 है, यहाँ पे 1.68 है, यहाँ भी देखो 27 है, यहाँ भी 27। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही है, बस एक पॉइंट का फर्क होता है। परमिबिलिटी देखो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया, ये 12वीं क्लास में आएगा मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में। म्यू नॉट का मान 1.27 गुना 10 के पावर माइनस 6 वेबर पर एम्पियर मीटर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी 12वीं में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखो ये भी 12वीं में आता है, पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट में। जैसे ही चैप्टर शुरू होगा उसमें टीचर पढ़ाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। इस पे सवाल आता है 12वीं क्लास में। समझ में आ रहा? आगे देखो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, 11th क्लास में आएगा 4.2 जूल पर कैलोरी मान होता है इसका। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको 1 atm कहते हैं, 1 atm में कल भी लिखाए थे हम, 1 atm बराबर होता है 1.013 गुना 10 के पावर 5 पास्कल। एब्सोल्यूट जीरो, कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई बोलेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन। क्या होता है कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई बोलेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब कितना केल्विन टेम्परेचर 0 केल्विन। 0 केल्विन तुमको बताए थे ना, केल्विन में दिया रहेगा, सेल्सियस में बदलना तो क्या करेंगे केल्विन में से 273 घटा देंगे तब ना सेल्सियस में आएगा। तो देखो ये केल्विन कितना है 0 में से 273 घटाओ तो कितना होगा -273। तो देखो है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर को कितना बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आएगा तुमको
12वीं क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे, विद्युत धारा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान किसके बराबर होता है? 1.60 गुना 10 के पावर -19 कूलम, 19 जूल, ये बताया जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट, ये तो केमिस्ट्री में भी आता है, 1 AMU कहेगा क्या? 1 AMU, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMU, 1 AMU या U से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 AMU बराबर कितना होता है? 1.66 गुना 10 के पावर -27 kg। तुमको बोलेगा इलेक्ट्रॉन रेस्ट एनर्जी, जो Me गुना C स्क्वायर के बराबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के चाल के स्क्वायर के बराबर। इसका मान कितना होता है जी इलेक्ट्रॉन रेस्ट एनर्जी का? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेशियो ऑफ प्रोटॉन मास टू इलेक्ट्रॉन मास, देखो ये तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो प्रोटॉन मास कहाँ गया? देखो ये प्रोटॉन का मास है और किसका मास बोला है? इलेक्ट्रॉन। देखिए ये प्रोटॉन का मास इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, दोनों का अनुपात निकाल लो। इसको क्या करना है? इससे भाग दे देना है। प्रोटॉन का मास से इसमें क्या कर देना है? इसमें प्रोटॉन के मास में इतना से भाग देगा, दोनों को भाग दोगे ना, कितना वैल्यू आता है? 1840। कितना आता है? ये क्या आता है? रेशियो ऑफ प्रोटॉन मास टू प्रोटॉन मास का अनुपात इलेक्ट्रॉन मास का अनुपात कितना आता है? 1840। इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का और इलेक्ट्रॉन के मास का अगर अनुपात निकालोगे कितना आता है? 1.76 गुना 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन का मान क्या होता है? 12वीं में पढ़ा जाएगा, 9.2 गुना 10 के -24 जूल पर टेस्ला। और बोहर रेडियस का मान होता है 5.29 गुना 10 के -11 मीटर। केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। रिडबर्ग कांस्टेंट, ये भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। रिडबर्ग कांस्टेंट को RS से रिप्रेजेंट करते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट का वहां मान बताया जाएगा 1.10 गुना 10 के पावर 7 पर मीटर। ये तो खूब इंपोर्टेंट, वहां पे इसके बिना सवाल बनेगा ही नहीं, इसके वैल्यू के बिना मॉडर्न फिजिक्स में। देखो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 U किसके बराबर होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट में ये तो कल भी बताए थे, बोले थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g होता है, उसका मान हम लोग लेते हैं कितना? स्मॉल g का मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो इसका मान लगभग कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? इसका मान होता है 9.8, लेकिन क्वेश्चन में कितना ले लेते हैं? 10। तो देखिए ये फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन चैप्टर का अब एक लेक्चर और बाकी रह गया, जहां पे हम आपको सिखाएंगे इस चैप्टर का वो जो 99.99% कंटेंट खत्म हो चुके हैं यूनिट डायमेंशन। बस 1.1% आपको बताएंगे क्या? डायमेंशन कैसे निकालते हैं। कल का क्लास इस चैप्टर का काफी इंपोर्टेंट है। डायमेंशन पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, सुन लो। कल एक ही दिन पढ़ाएंगे, क्लास देंगे सिर्फ डायमेंशन का, और उस पर हर साल एक क्वेश्चन आता है कोई भी परीक्षा में। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं? डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन लिखा जाएगा, उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। तो कल हमारा कोशिश रहेगा डायमेंशन के क्लास को अगर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा राप साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डायमेंशन एयर मेजरमेंट काफी बड़ा चैप्टर था। अब इसके बाद अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में, वेक्टर चैप्टर। क्या स्टार्ट होगा? वेक्टर। तो वेक्टर चैप्टर लेकर हम आपको नेक्स्ट वीक में उपस्थित होंगे। तो देखिए हम आपको यूनिट डायमेंशन चैप्टर में ले जा रहे हैं। आज ये चैप्टर का लास्ट क्लास है। चैप्टर का लास्ट क्लास है। चैप्टर के लास्ट क्लास में अभी हम आपको जो है डायमेंशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायमेंशन जो है यूनिट डायमेंशन मिरर मेजरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बहुत बच्चा का खेल है। देखिए सबसे पहली बात, अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का ये बैच है। जब आप पूरा 11वीं क्लास फिजिक्स का पढ़ लीजिएगा, 12वीं क्लास पूरा फिजिक्स का पढ़ लीजिएगा, 2 साल में पूरे चैप्टर में फिजिक्स में जितना भी फार्मूला आएगा हर चैप्टर पढ़ने के बाद, वो याद करने की जरूरत नहीं, तुमको खुद याद हो जाएगा। याद करना कोई बड़ा काम नहीं होता। चैप्टर खत्म हुआ, देख लो कौन फार्मूला सब आएगा, 2 मिनट में याद रहेगा। तो चैप्टर समझ में आया तो फार्मूला अपने आप याद रहेगा। तुमसे कभी कोई बोलेगा बताओ चाल का फार्मूला बताओ, तो तुम नहीं बताते हो चाल बराबर दूरी बटा समय, कैसे याद रहता है? वैसे सब फार्मूला है। तो 11वीं का और 12वीं का पूरा फार्मूला अगर याद आ गया, फार्मूला याद रहेगा तो डायमेंशन खेल बन गया। फार्मूला बैठाओ डायमेंशन निकालो, फार्मूला बैठाओ डायमेंशन में निकालो। तो आपको अगर कोई भी परीक्षा दीजिएगा 11th का, चाहे आपका कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे 12th का बोर्ड का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो या ICSE बोर्ड का हो, या कोई भी कंपटीशन हो, नीट का हो, JEE मेंस का, JEE एडवांस का, इस यहाँ से डायमेंशन में हम देखे हैं कि हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है। ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कोई ना कोई परीक्षा में आते ही रहता है, हर बार आता है। तो इसको तुम अगर कर ले तो एक क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा हर एग्जाम में। मान लो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन ये भी दे देता है डायमेंशन। ये डायमेंशन कहाँ से पूछेगा इसको कोई नहीं जानता है,
पूरे 11वीं और 12वीं से कहीं से पूछ सकता है। तो हमने आपके बोर्ड पे पूरे 11th और 12th क्लास में जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो सब कोशिश किया लिखने का। तो देखिए डायमेंशन को निकालने का तरीका सीखो, जो जो ध्यान दे रहे हैं, अगर तुम पूरा तरीका सीख लोगे तो डायमेंशन बच्चा का खेल इससे आसान दुनिया में कोई चीज नहीं है। देखो अब बोर्ड पे ध्यान दो, तो सबसे पहला देखो इधर लिखे हम फिजिकल क्वांटिटी, बीच में उसका फॉर्मूला और उस पर डायमेंशन। देखो सबसे पहली बात, डायमेंशन में 3 चीज आता है। देखो एक चीज दिमाग में बैठा लो, एक एम आता है, एक एल आता है, एक टी आता है। देखो ध्यान दो, उधर डायमेंशन में कितने चीज आता है? 3 चीज, एम एल और टी। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम। इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। सब पहले बता चुके हैं कि डायमेंशन किसी का निकाल देते हैं, एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, उसमें उसका पावर लिख देते हैं, कितना पावर है, जितना पावर हो। जैसे मास का पावर मान लो 1 है, जैसे मान लिया हम लिख दें मास का पावर 1, एल का पावर 2, टी का पावर -1। तो बताओ मास का डायमेंशन कितना हुआ इसमें? 1। एल का पावर 2 है तो डायमेंशन लेंथ का कितना डायमेंशन हुआ? 2। टी का पावर -1 है, यानी टाइम का डायमेंशन कितना हुआ? -1। तो ये कैसे निकलता है? फार्मूला से। समझ में आ रहा है? और इसमें एक चीज और आता है, कभी कभी एम्पियर का ए का भी इस्तेमाल होता है डायमेंशन में, क्यू चार्ज का भी इस्तेमाल होता है, एम्पियर का चार्ज का, वो कहीं कहीं होता है इसका इस्तेमाल, नहीं तो ज्यादा कभी कभी के भी लिखा रहेगा। देखो इधर केल्विन, टेम्परेचर। फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, बता चुके हैं, उसमें 3 चीज ज्यादा डायमेंशन में आएगा। 99% केस में डायमेंशन में एमएल टी लिखा रहेगा, लेकिन कहीं कहीं में ए लिखा रहेगा करंट के लिए, विद्युत धारा के लिए, क्यू लिखा रहेगा चार्ज के लिए, आवेश के लिए, कहीं के टेम्परेचर के लिए केल्विन लिख रहे, कहीं कहीं मिलेगा, वरना ज्यादातर फार्मूला में यही 3 आएगा। तो चलिए देखते हैं इधर। देखो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है एरिया। एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तुमको बोलेगा देखो फार्मूला वो लिखेंगे ना जो सबसे आसान फार्मूला हो। क्या होगा? तुमको पता है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो एक क्वांटिटी का 4 फार्मूला होता है। तो तुमको सोचोगे सर डायमेंशन में कौन फार्मूला लगा, कोनो फार्मूला लगाओगे उससे सेम डायमेंशन आएगा, लेकिन हमको वो लगाएंगे जो सबसे आसान होगा। क्या होगा? सबसे आसान फार्मूला जो होगा उस क्वांटिटी का, उसी का हम यूज करके डायमेंशन, क्योंकि उससे तुरंत 1 सेकंड का आंसर आएगा। देखो जैसे देखो एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को दुनिया में किसी से पूछो, बच्चों से पूछेगा तो बता देगा फार्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई। इस रूम का क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना ब्रेथ। आ गया? अब तुम ही सोचो, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ है ना जी, ये भी एल है, ये भी एल है। आप देखो 3 चीज यूज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एम डाल दिए, एल डाल दिए, टी। तो बताओ यहाँ पे मास आया फार्मूला में कहीं पे? लेंथ ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, दोनों लंबाई है ना, लंबाई है ब्रेथ, मेन उसका यूनिट क्या होगा? लेंथ है ना, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों तो लेंथ हुआ। तो ये भी एल, ये भी। अच्छा था, इसमें एम का मास है कहीं पे? है, देखो इधर मास है कहीं पे, तो मास के पावर क्या हो गया? 0। लेंथ है, 2 बार लेंथ है, एल के पावर कितना लिख दिया? 2। टाइम है कहीं पे? तो टी के पावर 0। बस खेला खत्म, 2 सेकंड का खेल। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन किसको बोलते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है जी? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। देखो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, 3 बार लेंथ। कितना बार? तो देखो मास है क्या कहीं पे? मास के पावर 0। लेंथ है कितना बार? 3 बार। तो लेंथ के पावर क्या लिख दिए? 3। अच्छा टाइम है कहीं पे? फार्मूला में कहीं पे टाइम नजर आ रहा है? तो टी के पावर क्या लिख दिए? इसको याद नहीं करना है, इसको भूल के भी याद मत करना, इसका फार्मूला जानो। बस जो क्वांटिटी है उसका फार्मूला, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। इसको बच्चा सब याद करता रहता है, बहुत सारे 11वीं वाला बच्चा को देखते हैं मैंने 0 ये जिंदगी भर याद करेगा, बोगा सर क्यों नहीं याद होती हो। तुमको ये चीज चाहिए, ये चीज आएगा ना समझा करो। इसका जब भी आएगा वॉल्यूम, दिमाग में ये रहना चाहिए, ऐसे नहीं बैठेगा, निकाल लो। देखो अब आएगा मास डेंसिटी, तभी परीक्षा में पूछ दे, आता है सब क्वेश्चन कि मास डेंसिटी का डायमेंशन निकालिए। तो देखो मास डेंसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए पीछे। मास डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा? मास बटा वॉल्यूम। क्या होगा? मास बटा वॉल्यूम। अब चलो 3 चीज हम यूज किए, एमएलटी। बताओ मास है इसमें, तो मास की पावर 1 लिख दी। अच्छा ये वॉल्यूम क्या होता है? अब देखो वॉल्यूम कुछ देर पहले देखो, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम में 3 बार लेंथ आता था। कितना बार? अरे 3 बार लेंथ आता था ना वॉल्यूम में। ये नीचे में है तो एल क्यूब, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल -3। देखो -3 है एल के पावर। अच्छा क्या कहीं पे टाइम है? टी के पावर 0। समझ में आ रहा है? देखो इधर फ्रीक्वेंसी, जब कभी फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी आता है ना, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है 1 बटा टाइम पीरियड। क्या होता है? 1 बटा टाइम पीरियड। अच्छा बताओ कहीं पे मास है इसमें? 0। लेंथ है कहीं पे? टाइम तो है 1 बार, लेकिन नीचे में है टाइम। देखो 1 बटा टी है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो टी माइनस नहीं होना होगा, तो देखो यहाँ टी माइनस। समझा? देखो इधर
वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं, स्पीड को चाल बोलते हैं। तुमसे वेलोसिटी पूछे स्पीड बोलो, दोनों का डायमेंशन एक ही आता है। बस ये फार्मूला लगा देना, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, विस्थापन बटा समय, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। दोनों सेम चीज है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? लंबाई को। क्या चीज को? और टाइम क्या चीज बताता है? अच्छा, मास है कहीं पे, टाइम के पावर 0, लेंथ है ना ऊपर में है, एल के पावर 1, टाइम नीचे में है, टाइम नीचे में है, टाइम नीचे, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा? -1। समझना? देखो इधर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम, यानी वेग बटा समय। अच्छा बताओ, वेग अब ये कुछ देर पहले निकाल। देखो इसको बनाने का बहुत तरीका है। देखो सबसे पहला तरीका कि वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देना डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ये वाला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम लिख दिए, और नीचे में पहले से टाइम है, गुना हो जाएगा। तो बताओ अब यही हो गया एक्सेलरेशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या मास है कहीं पे? 0। लेंथ एक बार है ना, तो पावर 1, टाइम 2 बार है, और नीचे में ऊपर ले जाएंगे तो -2। समझ में आ रहा? इधर देखो, फोर्स, फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। सबसे आसान फॉर्मूला होता है मास गुना एक्सेलरेशन। देखो मास है, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा पता है? वेलोसिटी बटा टाइम। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, टाइम एक बार पहले से टी। तो देखो मास है इसमें, तो एक बार पावर 1। अच्छा लेंथ कितना बार? एक बार पावर 1, टाइम 2 बार हो गया ना, नीचे में ऊपर ले जाओ, -2 आ गया। इधर देखो, और ये याद रखो, फोर्स का फार्मूला तुम याद कर लो। ये तो फार्मूला निकालना तरीका सीख गया, ये बार बार इस्तेमाल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चीज का डायमेंशन में फोर्स का डायमेंशन इस्तेमाल बार बार होता है। फोर्स का डायमेंशन पहले भी बोले थे एक बार, याद कर लो कितना होता है? m1 l1 t-2। क्या होता है जी फोर्स का डायमेंशन? m1 l1 t-2। बार बार इसका इस्तेमाल हम करेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या याद रखना है? m1 l1 t-2। कभी फोर्स आएगा ना तो हम नहीं निकालेंगे फोर्स का, सीधे ये लिख देंगे पूरा। क्योंकि देखना अभी कितना फार्मूला भी बताएंगे, 500 बार खाली फोर्स से आएगा। तो फोर्स के लिए डायमेंशन याद रहेगा तो आसान रहेगा। अगर देखो इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स गुना टाइम। क्या होता है? ये पूछा था तुमको कॉलेज के परीक्षा में, हम देखे दिमाग में आया क्वेश्चन। इंपल्स का डायरेक्ट पूछा था कि फोर्स गुना टाइम, ये डायमेंशन निकालने के लिए। तो देखो फोर्स, देखो हम क्या बोले, फोर्स बार बार आएगा। फोर्स जब आ गया तो देखो, या तो एक तरीका ये है कि फोर्स का तुम डायमेंशन मास गुना एक्सेलरेशन लगा के निकाल लो, तो ज्यादा समय लग जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं। देखो याद रहेगा लोगों को, तो m1 l1 t-2 लिख देंगे, इधर एक बार आउट टी है, टाइम है ना, तो यहाँ टी लिख दो। अब बताओ पूरा क्या हो जाएगा? देखो मास के पावर 1 हो गया, लेंथ के पावर कितना हो गया? 1, और टाइम 3 बार है। देखो t-2 गुना टी क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/t², नीचे ले जाके, एक बार टी से टी कट गया, नीचे में टी बचा, ऊपर ले जाओ, t-1 हुआ कि देखो हुआ ना ये। तो इसका डायमेंशन क्या हुआ? m1 l1 t-1। आगे देखो 9 नंबर में है वर्क। वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य, एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं? वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फोर्स गुना डिस्टेंस। क्या लगाएंगे? हमने क्या बोला कि फोर्स का डायमेंशन याद रख लो, बार बार काम आएगा, आ रहा है कि नहीं काम। और तुम अब कोई बच्चा क्या करेगा, फोर्स का डायमेंशन निकालना शुरू कर देगा, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। तो फोर्स का देखो, फोर्स का डायमेंशन याद जिसको रहेगा तो देखो कितना आसान से निकलेगा। फोर्स का क्या होगा? m1 l1 t-2 देखो गुना डिस्टेंस है। क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा है? फोर्स गुना डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को क्या कहते हैं? l। तो देखो ये क्या होगा? 2 बार l आया, तो देखो m1, 2 बार l है तो क्या होगा? l² और t-2 आ गया कि नहीं? फोर्स का डायमेंशन याद रहेगा तो बहुत आसान से आ जाता है। देखो अगला, आप देखो एक चीज और, ये जो वर्क एनर्जी का जो डायमेंशन है ये भी याद कर लो, ये भी बार बार आएगा। देखो एक क्या बोले याद करने के लिए, फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? कभी कोई पूछे तो क्या बताओगे? m1 l1 t-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जी? क्या है? m1 l1 t-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2। और ये भी याद कर लो, ये भी बार बार आएगा। वर्क और एनर्जी, एनर्जी बहुत आएगा, क्या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, दिस एनर्जी, दैट एनर्जी, सबका एक डायमेंशन होता है। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन आज के बाद याद रखो, m1 l² t-2। क्या याद रखोगे? m1 l² t-2। दूसरे का डायमेंशन निकालने में इसका इस्तेमाल होगा। वर्क एनर्जी का डायमेंशन क्या याद रखोगे? m1 l² t-2। दो चीज बार बार आएगा। देखो फोर्स का क्या याद रखोगे? m1 l1 t-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 t-2। और एनर्जी और वर्क का क्या होगा? m1 l² t-2। m1 l²। बस अब देखो अभी इसके याद करके क्या फायदा होगा? देखो पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। देखो वर्क आया, देखो नहीं वर्क आया कि नहीं? फिर देखो यही वाला वर्क,
अब तुम वर्क का डायमेंशन निकालने लगो तो हालत खराब हो जाएगा। तो वर्क का अगर हमको याद रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे m1l²t-2, ये डायरेक्ट लिख देंगे, बट्टा में भाग दे देंगे t से। तो देखो अब तुम ही सोचो यहाँ क्या बच गया m1, ये क्या बच गया l²। देखो ये t को ऊपर भेजो, t के नीचे है ना, ऊपर भेजो तो t-1 होगा, इस t-1 इससे गुना हो जाएगा तो t-3 नहीं हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा m1l²t-3। देखो लिखा हुआ है दोनों लिखा हुआ है m1l²t-3, समझ में आ रहा है। अब देखो मोमेंटम, जब भी बोलेगा फिजिक्स में मोमेंटम, मोमेंटम का यहाँ पे मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एक और मोमेंटम है उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन वो वाला नहीं। यहाँ पे जब भी बोलेगा मोमेंटम तो मोमेंटम का मतलब होगा लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकालेंगे दो चीज, मास गुना वेलोसिटी। क्या यूज करेंगे? देखो मास का क्या होगा m, वेलोसिटी अभी कुछ देर फॉर्मूला देखो ना, वेलोसिटी देखो यहाँ वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो देखो मास का m, डिस्प्लेसमेंट का l, और टाइम को ऊपर ले जाओ t-1। आइए देखो यार, देखो ना, देखो नहीं इधर याद मत करो, निकाल के देखो m1l1 आया कि नहीं। देखो याद कभी नहीं करना। देखो प्रेशर और स्ट्रेस, फिजिक्स में कभी भी ये भी आया था इस बार तुम्हारा परीक्षा में, स्ट्रेस का डायमेंशन, प्रेशर हो या स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन सेम होता है। प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन बोलेगा देखिए, देखो प्रेशर का मतलब क्या होता है दाब, क्या होता है दाब। तो पढ़ा होगा बचपन में, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। 9वां क्लास 10वां में खोजेगा तो आएगा फॉर्मूला, दाब बराबर होता बल बटा क्षेत्रफल। यानी प्रेशर स्ट्रेस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फोर्स बटा एरिया। देखो फोर्स का डायमेंशन याद करने से कितना फिर आया कि फोर्स 25 करोड़ बार फोर्स और एनर्जी आएगा ये और 500 बार। जो बच्चा को याद नहीं है ना तो उसका हालत खराब होगा। इसका डायमेंशन निकालने 5 मिनट ले लेगा क्वेश्चन बनाने में, और जिस बच्चा को फोर्स याद रहेगा सीधे लगा देगा m1। देखो कितना आसानी से आएगा m1l1t-2। देखो फोर्स का डायमेंशन m1l1t-2 लगाया, देखो इधर लगाया। देखो नहीं एरिया, एरिया का मतलब क्या हुआ क्षेत्रफल। सबसे पहला देखो नहीं यहाँ एरिया, देखो नहीं यहाँ एरिया मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो दो बार लंबाई l²। देखो एक l से एक l कट गया, नीचे में एक l बचा, देखो इधर नीचे में एक l बचा, तो ऊपर ले जाएंगे तो l-1 होगा। तो क्या होगा m1l-1 और t-2 आ गया कि नहीं। देखो इधर देखो स्ट्रेन, ये भी पूछा था परीक्षा में, स्ट्रेन इस सब नाम सुनता है ना तो बच्चा को बुखार छूट जाता, परीक्षा में पूछेगा स्ट्रेस का डायमेंशन निकालो। बच्चा को ये स्ट्रेस का पहले फार्मूला नहीं याद रहता उस समय, तो इस तरीका से याद करो। स्ट्रेन कभी भी फार्मूला परीक्षा में पूछेगा ना, स्ट्रेन का डायमेंशन निकालो, ये पूछता है। कई बार हम देखे हुए, हम जब खुद पर तैयारी करते थे नीट का तो हमसे गुजरता था ये क्वेश्चन स्ट्रेस और स्ट्रेन। 5 साल सब बच्चा से गलती करवाता है। जब परीक्षा में आता है ना क्वेश्चन तो उसमें बुखार छूट जाता है विद्यार्थी का, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत आसान होता है। ये स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लगेंगे चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। देखो सुनो इधर क्या लगा फॉर्मूला में चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। ऊपर में भी डायमेंशन नीचे में भी डायमेंशन, दोनों कट गया, कुछ बचवे नहीं किया। m के पावर भी 0, l के पावर भी 0, t के पावर, बहुत आसान है। देखो क्या लिखे m के पावर भी 0, l के पावर भी 0 और t के पावर 0। ना तो मास का कुछ डायमेंशन है, नहीं लेंथ का डायमेंशन है t का, यानी स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन कैसा है बिना डायमेंशन का है। देखो जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है तो फिजिक्स के भाषा में उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं? यानी बिना डायमेंशन का। देखो आगे सरफेस टेंशन, ये भी पूछता परीक्षा में। सरफेस टेंशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सरफेस टेंशन का डायमेंशन कौन सा फॉर्मूला? फोर्स बटा। देखो फिर फोर्स आया कि नहीं, 25 करोड़ बार फोर्स एनर्जी गुजरेगा, तुम देखते जाओ। अभी देखो फोर्स लिख के क्या लिखे m1l1t-2 बटा l से l कट गया, क्या बचा m1 l के पावर 0 t-2। देखो है आया कि नहीं, याद नहीं करना, निकाल के बताना है। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जिसको डायमेंशन याद रखेगा वो दोनों डाल देना, भाग देना। देखो स्ट्रेस देखो ना, स्ट्रेस देखो स्ट्रेस ये है, स्ट्रेस का कहाँ गया ये है, इसको स्ट्रेन में तो कुछ है ही नहीं, स्ट्रेस यही है ना, स्ट्रेस यही है ना, इसको स्ट्रेन से भाग दो, स्ट्रेन में तो कुछ है ही नहीं, तो यही ना बचेगा, यही ना बचेगा। तो देखो इधर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में देखो मिलाओ तो यही है कि नहीं, m1l-1 है कि नहीं, देखा कैसे बना। इधर देखो सरफेस एनर्जी, जब भी बोलेगा सरफेस एनर्जी का डायमेंशन निकालो, फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी बटा एरिया। क्या यूज करोगे? देखो आया एनर्जी, एनर्जी आया, हम बोले थे याद रख लो डायरेक्ट, एनर्जी का डायरेक्ट याद रखना m1l²t-। देखो कितना आसानी है, देखो ना कितना बच्चा इसको निकालने बैठेगा ना तो 10 मिनट ले लेगा इसी में। इसमें डायरेक्ट रखो m1l²t-2 है,
एक बार वार्निंग हुआ। देखो एरिया एल स्क्वायर, एरिया मतलब क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, क्या बचा m1 l के पावर 0 t माइनस 2 है। देखो तो m1 l के पावर 0 है ना रे, तो फिर से डरना नहीं है। देखो 17 नंबर लिखा ए, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी जब भी ग्रेडियंट बोलेगा ना, किसी भी चीज का ग्रेडियंट बोलेगा ना, देखो कितना आसान है। देखो ये तीनों एक जैसा है, देखो इधर ये 17 18 एक जैसा है। जब भी फिजिक्स में कभी बोलेगा ग्रेडियंट तो उसको दूरी से भाग दे देना, डिस्टेंस से भाग देना। कितना सीधा डिस्टेंस, क्या से भाग देगा, तो देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले ना तो वेलोसिटी को किससे भाग दे दिए, डिस्टेंस से। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी देखो यहाँ है, वेलोसिटी हाँ ये है। वेलोसिटी बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब पहले से नीचे में टाइम है, पहले से तो टाइम यहाँ गुना हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, m मास है क्या यहीं पे, नहीं है, लेंथ है एक बार है, टाइम 2 बार ऊपर ले जाओ -2 देखो आ गया। देखो लेंथ भी 0 है, लेंथ है, अच्छा सुनो कुछ गड़बड़ है देखो। अच्छा डिस्टेंस नीचे है जी, ए सुनो डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम ये लिखे, हाँ नीचे में क्या है, डिस्टेंस है। तुम भी सोचो ऊपर भी डिस्टेंस, ऊपर भी डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गया ना, नीचे में सिर्फ टाइम बचेगा, यानी m के पावर 0 l के पावर 0 और ऊपर ले जाओ उधर t-1 क्या बचेगा। तो देखो क्या आ गया, m0 l0 t-1। इधर देखो अगला पूछा प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, प्रेशर बटा डिस्टेंस। प्रेशर फार्मूला देखो यहाँ भी निकाले, देखो ना प्रेशर या मतलब फोर्स बता दिया, प्रेशर समझ आ रहा यानी। तो डायमेंशन इसका यूज कर लो, m यानी डायमेंशन याद रखो, डायमेंशन क्या है m l1 t-2, तो डायरेक्ट ये लिखो m1 l-1 क्या है प्रेशर का, देखो m l-1 t-2, इसको किससे भाग दे देंगे, डिस्टेंस से, मतलब l से, l ऊपर ले जाओ तो -2 होगा, इसमें -2 आ जाएगा, यही हो जाएगा। देखो इधर m1 l² t-2 आया। इधर देखो लास्ट प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए क्या लगा देंगे, प्रेशर गुना वॉल्यूम, क्या यूज करेंगे, प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, गुना वॉल्यूम। देखो प्रेशर गुना वॉल्यूम, प्रेशर का भी डायमेंशन, देखो इधर प्रेशर का ये डायमेंशन है, इसको वॉल्यूम मतलब एल क्यूब से गुना करो। देखो तो एल क्यूब से गुना करो, एल क्यूब से, एल क्यूब वॉल्यूम मतलब एल क्यूब। देखो ये नीचे जाएगा तो इससे कट जाएगा, कटेगा ना, यहाँ पे एल स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा m1 l² t-2। देखो m1 l² t-2 आया। इधर देखो 20 नंबर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन तुमसे पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स बटा एरिया गुना वेलोसिटी के। देखो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे तुम रख देना m1 l1 t-2 है ना, एरिया का क्या लिखेंगे l², वेलोसिटी ग्रेडियंट यह है, देखो यहाँ ये लगा, तीनों को भाग देखो तो देखो ये आएगा, करके देख लेना घर पे, ठीक है। आगे देखो एंगल मतलब कोण, इसे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगल हो या कोण, इसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं, आर्क लेंथ बटा रेडियस। देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ कट गया और कुछ तो सब स्वाहा हो गया, मतलब मास के पावर है, लेंथ के पावर है, टाइम। देखो क्या हो गया, m0 l0 t0, यानी एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायमेंशन है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। देखो 22 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो कभी तुमको परीक्षा में बोलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा जानते हो, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सब में क्या होता है p/h। जैसे साइन थीटा क्या होता है, सुनो साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। अरे वो लंब भी लंबाई है, कर्ण भी लंबाई कटे ना जाएगा, कोसो थीटा में सब कट जाएगा, टेनो थीटा में कट जाएगा, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब में लेंथ बटा लेंथ आएगा, समझा, सब कट जाएगा तो क्या कुछ बचेगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, लेस m0 l0 t0, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई डायमेंशन होता है, समझना, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, सेक थीटा, कोट थीटा, सब बिना डायमेंशन का होता है। आगे देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एंगल बटा टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल। अब तुमको पता है, देखो एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, एंगल का डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता है, तो इसमें तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसको समय से भाग दिए तो इस समय ऊपर जाएगा तो t-1 आएगा, और मास के पावर 0 होगा, लेंथ तो है ही नहीं, तो देखो m0 l0 t-, समझ में आ रहा है। तो देखिए अभी हम आगे थोड़ा डायमेंशन समझाने जा रहे हैं। देखिए बोर्ड पे ध्यान दो, शॉर्ट में देखो 24 नंबर में एक फार्मूला आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या आएगा, तुमको घर से सब करके लाना है, देखो अपने से कलर निकल जाए। देखो एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला बस याद रखो, कौन सा लगाएगा, कौन सा फार्मूला लगाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम। क्या लगाओगे, एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम लगा देना, आ जाएगा ये डायमेंशन। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका फार्मूला डायरेक्ट डिस्टेंस
ये कर रहे हैं ना, आ जाएगा ये। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास गुना रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुना एंगुलर वेलोसिटी, ये आ जाएगा। देखो ये मोमेंट ऑफ फोर्स कपल का निकालने के लिए फोर्स गुना डिस्टेंस, फोर्स का बोले थे ना बार बार याद करने, यहाँ लगा देना डिस्टेंस दूरी से लेंथ से गुना कर देना, आ जाएगा। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सा फॉर्मूला है, 2 पाई गुना फ्रीक्वेंसी। देखो 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जो भी डायमेंशन होगा किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1, बस फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-, फार्मूला में पहले से है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है t-1, मत लगा देखो m0 l0 t-1। देखो ये वेवलेंथ डिस्टेंस दूरी के बराबर, देखो सिर्फ दूरी में पावर है, बाकी सब जीरो है। देखो हबल कांस्टेंट, रेसेशन स्पीड बटा डिस्टेंस, स्पीड मतलब चाल क्या है, चाल बटा दूरी, लगा देना फार्मूला। इंटेंसिटी ऑफ वेव बोलेगा तो एनर्जी बटा टाइम बटा एरिया। रेडियस ऑफ रेडिएशन प्रेशर बोलेगा निकालने, इंटेंसिटी ऑफ वेव बटा स्पीड ऑफ लाइट, लगा देना, आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी के लिए एनर्जी बटा वॉल्यूम, बोले थे एनर्जी का डायमेंशन याद रखने के लिए ml² t-2, अब वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब यानी l क्यूब कर देना, आ जाएगा। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन डायरेक्ट याद रख लेना, m0 l1 t-1। इसका वेलोसिटी का डायरेक्ट याद रख लेना, m0 l1 t-1। हीट एनर्जी का डायरेक्ट याद रखना, ml² t-2। इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट याद रखना, ml² t-2। आगे देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो हम पहले बता देते दुनिया का कोनो एनर्जी हो, दिखा देना वर्क एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, रोटेशन एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या होता है, m1 l² t-2। फिर एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी का डायमेंशन क्या होता है, आउटपुट वर्क और एनर्जी बटा इनपुट वर्क एनर्जी, ये भी वर्क एनर्जी है, ये भी वर्क एनर्जी, दोनों आपस में कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, सीधा आप साफ m0 l0 t0, यानी ये चीज डायमेंशन लेस होता है एफिशिएंसी, समझ में आ रहा है। आगे देखो एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला टॉर्क गुना टाइम, टॉर्क का निकाल दो, टॉर्क का कैसे निकालोगे, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट गुना टाइम, ये आ जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, देखो एक फार्मूला तुमको पहले बताए थे, F = कैपिटल G m1 गुना m2 बटा r²। ये F क्या फोर्स है, r क्या डिस्टेंस है, m दोनों मास है, यही कैपिटल G यहाँ से नहीं निकाल लोगे, कैपिटल G निकाल के गुना कर दो, उसका जो आएगा तो देखो इसका डायमेंशन कैपिटल G ग्रेविटेशन कांस्टेंट का ये आ जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फार्मूला ये लगाना, E = h/ν, h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, E बटा न्यू, E क्या एनर्जी और न्यू है फ्रीक्वेंसी, लगा देना, आ जाएगा। एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी। हीट कैपेसिटी एंट्रोपी, एनर्जी बटा टेम्परेचर, एनर्जी बटा टेम्परेचर। सुनो टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे, केल्विन, क्या यूज करेंगे, देखो सुनो, देखो एनर्जी बटा टेम्परेचर है ना, एनर्जी का क्या होता है ml² t-2। देखो इधर टेम्परेचर का क्या यूज करेंगे, केल्विन, हम बोले थे ना कभी कभी के भी आएगा, यहाँ पे के यूज करा, के को ऊपर भेजो तो क्या होगा k-1, ml² t-2 k-1 आ गया। इधर देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एनर्जी बटा मास गुना टेम्परेचर। देखो एनर्जी देखो ml² t-2 बटा मास गुना टेम्परेचर का के, m से m कट गया, देखो क्या हो गया, m के पावर 0 l² t-2 के ऊपर k-1। देखो लेटेंट हीट एनर्जी बटा मास, एनर्जी बार बार बोले थे एनर्जी का डायमेंशन याद रखो, ml² t-2 बटा मास से भाग देना, ही आ जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट डायरेक्ट याद रख लो, m0 l0 k-1। थर्मल, इसी को थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को थर्मल एक्सपेंसिविटी कहा जाता है। अब देखो 47 नंबर में लिखा हुआ थर्मल कंडक्टिविटी, डायरेक्ट डायमेंशन याद रखो, m1 l1 t-3 k-1। बल्क मॉडुलस का डायरेक्ट याद रखो, m1 l-1 t-2। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देना, वेलोसिटी का स्क्वायर बटा रेडियस, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, विस्थापन बटा समय बटा रेडियस मतलब लेंथ, ये आ जाएगा। स्टीफन कांस्टेंट का डायरेक्ट डायमेंशन याद रख लो, m1 l0 t-3 k-4। वाइन कांस्टेंट का बोलेगा डायमेंशन निकालने के लिए तो वेवलेंथ गुना टेम्परेचर कर देना, वेवलेंथ मतलब लंबाई, टेम्परेचर का केल्विन यूज करना, के आ जाएगा ये वाला डायमेंशन। टेम्परेचर जहां आएगा ना वहां पे केल्विन यूज कर देना, के। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी बटा टेम्परेचर, देखो एनर्जी का डायमेंशन देखो कैसे निकलेगा, m1 l² t-2 बटा टेम्परेचर के, देखो m1 है, देखो l² है, t-2 है, के के ऊपर हो जो k-1 आ गया कि नहीं। देखो इधर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डायरेक्ट याद रख लो, m1 l² t-2 k-1 मोल -1। चार्ज देखो तुमको बताएं ये, अब देखो यहाँ से क्लास 12 का यूज शुरू हो गया, 53 तक जो डायमेंशन था वो 11th क्लास में, पूरे एक साल में इतने सारे फॉर्मूले, इसी से फॉर्मूला से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर 11वीं क्लास में कोई भी क्वेश्चन अगर डायमेंशन में बोलेगा तो 1 नंबर से 53 नंबर के बीच में आएगा, इससे कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और 12वीं क्लास में तुमको पूछा कोई डायमेंशन तो 54 से शुरू होता है। देखो चार्ज लिखा है 12वीं में, फॉर्मूला पर होगे I = Q/T। आई है करंट जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, क्यू है चार्ज में तो आवेश बोलते हैं, टी बता समय। तो चार्ज निकालो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I गुना टी नहीं हो जाएगा। और I का क्या होता है, एम्पियर, I करंट का एम्पियर और टाइम का टी। देखो A गुना टी सिर्फ आएगा, क्या आएगा, इस चार्ज के डायमेंशन सिर्फ A और T आएगा, बाकी सब जीरो। देखो A आया, टी आया, बाकी सब क्या है
बाकी सब क्या है जीरो जीरो। करंट देखो, करंट का फॉर्मूला अब ये बताया, करंट बराबर Q बाई टी, चार्ज बट्टा समय, चार्ज का डायमेंशन अब बता टी का समय। देखो करंट कहाँ गया, करंट बराबर सॉरी करंट बराबर क्या होगा, करंट अच्छा सॉरी करंट डेंसिटी है ना, करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट बटा एरिया। करंट का डायमेंशन अब ये निकाले हो, डाल देना, और एरिया है इससे भाग देखो तो आ जाएगा। करंट का डायमेंशन क्या होगा, ये फार्मूला लगा देना, I इक्वल टू Q बाई टी। वोल्टेज है देखो, वोल्टेज का पूछे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सबका एक ही डायमेंशन आता है। एक फार्मूला है वर्क बटा चार्ज, क्या यूज करोगे, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, यहाँ डाल दो, और चार्ज का डायमेंशन देखो अब ये निकालो, कहाँ ये वाला डाल देना, आ जाएगा। इधर देखो रेसिस्टेंस, कई बार आया हुआ परीक्षा में क्वेश्चन है 12वीं क्लास का, रेसिस्टेंस अवरोध पढ़ा होगा 10वां क्लास में भी। रेसिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा करंट, क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ये वाला वर्क बटा एनर्जी चार्ज से निकाल लो। और देखो करंट में क्या यूज करेंगे पता है ना, करंट में घबराओ मत, करंट की जगह ए यूज करो, क्या यूज करो, करंट की जगह क्या यूज करेंगे ए का मतलब है एम्पियर। देखो ए है कि नहीं, इसमें आया कि नहीं, ये को निकाल के दिखा देता भरोसा हो जाएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये था ना ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, देखो ये देखो m1 l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 था ए, इसको भाग दो, देखो इसको भाग दो किससे, करंट से, करंट मतलब ए। अब देखो ए ऊपर जाएगा तो इसमें 2 बार आएगा तो a माइनस 2, देखो यही है, देखो ना ये ऊपर जाएगा तो a माइनस 2, देखो ये होगा, देखो ये वाला आया। या देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसा निकलता है, चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का बताए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बताए, दोनों को कर देना। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी कैसे निकालोगे, रेसिस्टेंस गुना एरिया बटा लेंथ। देखो तुम एक फार्मूला पढ़ाएगा 12वीं क्लास में, हम ट्रिक्स बताते क्या, देखो अब ये बता देते एक फार्मूला जिससे ये रेसिस्टिविटी का डायमेंशन आएगा। देखो एक वहां फार्मूला पढ़ोगे R इक्वल टू रो एल बटा ए, विद्युत धारा एक चैप्टर है 12वीं क्लास में, उसमें ये तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, यही रो मतलब होता है रेसिस्टिविटी, समझा। तो वहां पे हम कैसे इसको याद करवाते पता है, R इक्वल टू रोले बाई ए, रोले 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 बेटा रोले, समझा। और ये सुनो देखो ना, R इक्वल टू क्या पढ़ाएंगे, रोले रोले, थोड़ा रोले कह ले, R इक्वल टू रोले बाई, देखो ये रो बराबर क्या होगा, ये देखो ना रो बराबर क्या होगा, देखो रो निकालना है तो R और ये गुना होगा, देखो ना इधर R ए गुना होगा, रेसिस्टेंस और एरिया देखो ना, यह गुना है, रेसिस्टेंस और एरिया गुना है। अब किससे भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, लंबाई से, दिया हुआ है कि नहीं, देखो इसी फार्मूला से निकला, निकाल लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इलेक्ट्रिकल फोर्स बटा चार्ज, फोर्स का डायमेंशन पहले बता दीजिए क्या होता है, mlt माइनस 2 बटा चार्ज, चार्ज का डायमेंशन पता है, निकाल देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या डायमेंशन निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता है, डाल देना। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, टॉर्क पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क का पहले निकाले हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग दे देना। इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बटा डिस्टेंस, याद आ जाएगा। देखिए डायमेंशन में अभी भी कुछ डायमेंशन बाकी है, उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।